हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपको इस चैनल पर जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, वो मिलेंगे आपको। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि वीडियो नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। दोस्तों, आज का वीडियो स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें क्योंकि आज की वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, आज हम जनरल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, उनका अध्ययन करेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? सरसों, धान, बाजरा, मूंगफली। दोस्तों इसका आंसर होगा सी, बाजरा। हरित बाली रोग बाजरा से संबंधित है। दोस्तों इस रोग को तुलासिता और अंग्रेजी में इसे डाउनी मिल्ड्यू भी कहा जाता है। इस रोग के लक्षण बिजाई के 25 से 35 दिन के बाद दिखाई देने लगते हैं। दोस्तों यह रोग कवक के कारण होता है। उस कवक का नाम है स्केलेरोस्पोरा ग्रेमिकोला। दोस्तों पादपों में होने वाले ज़्यादातर रोग फंगी के कारण होते हैं। दोस्तों मैं आज आपको कुछ महत्वपूर्ण रोग हैं और उनसे संबंधित फसल हैं, उनके बारे में बताऊंगा। रस्ट रोग गेहूं में होता है। करनाल बंट रोग गेहूं में होता है। अर्गट रोग बाजरे में होता है। पाउडरी मिल्ड्यू रोग मटर में होता है। उकट्ठा विल्ट रोग चने में होता है। सैब्लेक हार्ट्स आलू में होता है, जो किसकी कमी के कारण होता है? ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। लाल सड़न रोग गन्ने में होता है। मोजेक रोग तंबाकू में होता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोजेक रोग तंबाकू में होता है। टिक्का रोग मूंगफली में होता है, जो कवक के कारण होता है। उस कवक का नाम है सर्कोस्पोरा परमोनेटा। अग्नि निर्जा रोग सेब में होता है। मिलीबग रोग सरसों में होता है। कैंकर रोग नींबू में होता है, जो जीवाणु के कारण होता है। लाल रस्ट रोग चाय में होता है, जो हरे शैवाल के कारण होता है। खैरा रोग धान में होता है, जो जस्ता की कमी के कारण होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम वियुक्त प्रतिजीवी कौन सा था? टेरामाइसिन, नियोमाइसिन, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। दोस्तों इसका आंसर होगा सी, पेनिसिलिन। प्रथम वियुक्त प्रतिजीवी कौन सा था? पेनिसिलिन। दोस्तों पेनिसिलिन को पीसीएन या पेन भी लिखा जाता है। दोस्तों प्रतिजैविक क्या होता है? प्रतिजैविक एक पदार्थ होता है जो एंटीबायोटिक के रूप में होता है, जो हमारे शरीर को जीवाणु से रक्षा प्रदान करता है। हमारे शरीर में रोगाणु होते हैं जो रोग उत्पन्न करते हैं, उनसे हमारे शरीर की रक्षा करता है प्रतिजैविक। इसी प्रकार पेनिसिलिन भी एक प्रतिजैविक है, जो एंटीबायोटिक का एक समूह है, जिसकी व्युत्पत्ति पेनिसिलियम फंगी से हुई है। दोस्तों पेनिसिलिन का सूत्र होता है RC9H11N2O4S। ये होता है पेनिसिलिन का रासायनिक सूत्र, जिसमें R कोई एल बदलती हुई एल की श्रृंखला है। दोस्तों पेनिसिलिन की खोज 1928 में हुई थी। कब हुई थी? 1928 में। किसके द्वारा की गई थी? नोबेल पुरस्कार विजेता अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुवांशिकी के जनक कहे जाते हैं। अनुवांशिकी के जनक किसे कहे जाते हैं? दोस्तों ऑप्शन है लेमार्क, डार्विन, मेंडल, खुराना। दोस्तों इसका आंसर होगा मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल, जो एक ऑस्ट्रियाई वैज्ञानिक है, उनको अनुवांशिकी के जनक या अनुवांशिकी के पिता माना जाता है। दोस्तों अनुवांशिकी क्या होती है? अनुवांशिकी को इंग्लिश में जेनेटिक्स बोलते हैं। यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर अनुवांशिकता तथा जीवों के विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। जिस प्रकार माता पिता और उनके संतान होते हैं, उनमें लक्षणों की भिन्नता और समानता, इसका अध्ययन अनुवांशिकी में किया जाता है।
दोस्तों अनुवांशिकी का पिता कौन है? मेंडल। मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। उन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। दोस्तों लेमार्क लेमार्क एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक है जिन्होंने विकासवाद और लेमार्कवाद का सिद्धांत दिया था। खुराना डॉक्टर हरगोविंद खुराना जो एक भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक हैं जिन्हें 1968 में नोबेल पुरस्कार मिला था चिकित्सा विज्ञान क्षेत्र में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा किया जाता है? उबलता हुआ पानी, भाप, गर्म हवा, सूर्य की किरण। दोस्तों इसका आंसर होगा बी, भाप के द्वारा। दोस्तों हमारे दैनिक जीवन में हम देखते हैं कि जब हम अपने हाथ को भाप की तरफ ले जाते हैं तो यह गर्म जल की अपेक्षा अधिक जलन महसूस होती है हाथ को। तो ये ऐसा क्यों होता है? दोस्तों ये भाप में कुछ गुप्त उष्मा होती है। भाप में गुप्त उष्मा होती है जिसका मान होता है 536 किलो कैलोरी। ये गुप्त उष्मा होती है जिसकी वजह से भाप अधिक ज्वलनशील होती है पानी की अपेक्षा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। दोस्तों ऑप्शन है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्जेलेट। दोस्तों इसका आंसर होगा कैल्शियम सल्फेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप है कैल्शियम सल्फेट। दोस्तों कैल्शियम सल्फेट एक निर्जलित जिप्सम होता है जो सफ़ेद चूर्ण के रूप में होता है। क्या होता है? एक जिप्सम होता है जो सफ़ेद चूर्ण के रूप में होता है। शुद्ध जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4.2H2O। जब इसको गर्म करते हैं 1000 से 1900 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जब इसको शुद्ध जिप्सम को गर्म किया जाता है तो इसका 3/4 भाग निकल जाता है और शेष 1/4 भाग क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट होता है जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इसका सूत्र होता है CaSO4.2H2O। इसका ये 1/3 भाग मिलता है जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3। ये कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है। कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र होता है CaO, जिसे बिना बुझा हुआ चूना या दग्ध चूना भी कहा जाता है। कैल्शियम ऑक्जेलेट का सूत्र होता है CaC2O4। ये कैल्शियम ऑक्जेलेट का सूत्र होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त किया जाता है? पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पॉलीएमाइड, पॉलीएथीन, पॉलीकार्बोनेट्स। दोस्तों इसका आंसर होगा डी, पॉलीकार्बोनेट्स। उच्च सुरक्षा के लिए जो भी कवच या कुछ भी जो बनाया जाता है उसमें ज़्यादातर पॉलीकार्बोनेट्स का उपयोग किया जाता है। पॉलीकार्बोनेट्स का रासायनिक सूत्र होता है C15H16O2। ये पॉलीकार्बोनेट्स का रासायनिक सूत्र होता है। दोस्तों पॉलीवाइनिल क्लोराइड जिसे PVC कहा जाता है, इसको शॉर्ट में PVC बोलते हैं। PVC पॉलीवाइनिल क्लोराइड, जो हमारे प्लास्टिक के जो पाइप होते हैं वो ज़्यादातर PVC पॉलीवाइनिल क्लोराइड के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया? न्यूटन, मेंडल, डार्विन, आर्किमिडीज। दोस्तों इसका आंसर होगा सी, डार्विन ने। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया था? डार्विन ने। अब दोस्तों नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत होता क्या है? नेचुरल सिलेक्शन एक प्रोसेस होती है जिसके द्वारा जनसंख्या में कोई जैविक गुण कम या अधिक होना, ये कोई प्रोसेस होती है जिसे नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। किसी जनसंख्या में जो जैविक गुण होते हैं उनका कम या अधिक होना नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस होती है। दोस्तों एग्जाम्पल की हम देखें, जिराफ होता है जिसकी गर्दन होती है वो पहले ज़्यादा लंबी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे सिलेक्शन प्रोसेस के तहत उसकी गर्दन लंबी होती गई
यह किसका उदाहरण है? नेचुरल सिलेक्शन का उदाहरण है। दोस्तों आर्किमिडीज ने उत्प्लावन बल का सिद्धांत दिया था। उत्प्लावन बल का सिद्धांत दिया था E बराबर mg। ये किसने दिया था? आर्किमिडीज ने दिया था। अब नाम है न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। जड़त्व का नियम, संवेग परिवर्तन का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेचित अंडे में अतिरिक्त शुक्राणु प्रवेश नहीं हो पाता क्योंकि शुक्राणु मर जाते हैं, निषेचित शंकु नहीं बनता, निषेचित झिल्ली बन जाती है, अंडे में विकास प्रारंभ हो जाता है। दोस्तों निषेचित अंडे में अतिरिक्त शुक्राणु प्रवेश क्यों नहीं कर पाते? इसका आंसर होगा निषेचित झिल्ली बन जाती है। दोस्तों नर शुक्राणु और मादा शुक्राणु मिलकर एक आकार बना लेते हैं जिसके अंदर नए जीव का विकास प्रारंभ हो जाता है और इस आकार के चारों ओर एक झिल्ली बन जाती है जिसे निषेचित झिल्ली कहते हैं। और इस निषेचित झिल्ली को नए शुक्राणु युग्म इस निषेचित झिल्ली को विभेद नहीं कर पाते, इस कारण निषेचित अंडे में अतिरिक्त शुक्राणु प्रवेश नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाजों में समय मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। जहाजों में समय नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? सोनोमीटर, क्रोनोमीटर, गैल्वेनोमीटर, बोलोमीटर। दोस्तों इसका आंसर होगा बी। जहाजों में समय मापने के लिए क्रोनोमीटर उपकरण का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों मैं आज आपको कुछ उपकरणों के नाम बताऊंगा। ऑडियोमीटर द्वारा ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। एनीमोमीटर के द्वारा पवन का वेग मापा जाता है। एमीटर के द्वारा विद्युत धारा मापी जाती है। पायर हिलियोमीटर के द्वारा सोलर रेडिएशन होते हैं, उनको मापा जाता है। मैनोमीटर के द्वारा गैसों की दाब मापी जाती है। हाइग्रोमीटर द्वारा सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। ओडोमीटर के द्वारा जहाजों के वाहनों के पहिए होते हैं, उनके द्वारा तय की गई दूरी मापी जाती है। बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। लेक्टोमीटर के द्वारा दूध का अपेक्षित घनत्व में मापा जाता है। स्पिग्नोमैनोमीटर के द्वारा रक्तचाप मापा जाता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है स्पिग्नोमैनोमीटर, जिसके द्वारा रक्तचाप मापा जाता है। अगला है फोनोमीटर के द्वारा ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा किरणें हैं। ऑप्शन है हाइड्रोजन प्लस आयन, हीलियम डबल प्लस आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। दोस्तों इसका आंसर होगा बी, हीलियम डबल प्लस आयन। दोस्तों हीलियम आवर्त सारणी में 2 नंबर पर आता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, 2 इलेक्ट्रॉन किसी और को दे देता है, तो ये He डबल प्लस इस अवस्था में आ जाता है और यही अवस्था अल्फा किरणें होती हैं। दोस्तों अल्फा किरणों में हीलियम के पास 2 न्यूट्रॉन व 2 प्रोटॉन होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। दोस्तों H प्लस आयन आवर्त सारणी में 1 नंबर पर है। उसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 1। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, किसी और को दे देता है, तो उसके पास पॉजिटिव आवेश आ जाता है H प्लस। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने। दोस्तों इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? नेगेटिव आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी प्रोटॉन की खोज। प्रोटॉन पर आवेश कौन सा होता है? पॉजिटिव आवेश होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुयान में जब अधिक ऊंचाई पर आकाश को देखा जाता है तो वह दिखता है, कैसा दिखता है? जब वायुयान से हम आकाश को देखते हैं तो आकाश कैसा दिखाई देता है? नीला, काला, सफ़ेद, लाल। दोस्तों इसका आंसर होगा बी, काला। दोस्तों जो श्वेत प्रकाश होता है वो 7 रंगों का होता है। जो रंग कौन कौन से? VIBGYOR, विबग्योर। ये 7 रंग होते हैं, जिसमें वी का आता है वायलेट यानी बैंगनी, आई का इंडिगो यानी जामुनी, ब्लू नीला, ग्रीन हरा, येलो पीला, ऑरेंज नारंगी, आर रेड। दोस्तों वायलेट से रेड की तरफ जाते हैं तो तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ता है, और लाल रंग से बैंगनी रंग की तरफ आते हैं तो तरंग दैर्ध्य का मान कम होता जाता है।
उच्च तरंगदैर्ध्य युक्त प्रकाश जो वातावरण में धूल के कण होते हैं उनको विभेद कर जाता है और उनको पार कर जाता है और पृथ्वी पर पहुंच जाता है। लेकिन निम्न तरंगदैर्ध्य के प्रकाश होते हैं वो पदार्थ में वातावरण में उपस्थित धूल के कणों या फिर गैसों के द्वारा परावर्तित कर दिए जाते हैं, वापस परावर्तित कर दिए जाते हैं आकाश में, जिसके कारण ये वायलेट, इंडिगो, ये बैंगनी, ये ब्लू रंग है, ये पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाते और ये आकाश में रहते हैं, जिसके कारण हमें आकाश कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। लेकिन जब हम वायुयान से अधिक ऊंचाई पर आकाश को देखते हैं तो आकाश काला क्यों दिखाई देता है? दोस्तों, अंतरिक्ष में किसी प्रकार का कोई वातावरण नहीं होता है, किसी प्रकार मतलब कोई नहीं तो कोई कण होते हैं, नहीं कोई गैसें होती हैं, जिसके कारण वो पूरा प्रकाश गमन करता रहता है, कि वो परावर्तित नहीं होता है, जिसके कारण हमें आकाश काला दिखाई देता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है? एक्स किरण, अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण। दोस्तों, इसका आंसर होगा बीटा किरण। बीटा किरण ऋणावेशित होती है। बीटा किरण कौन सी होती है? ऋणावेशित किरणें होती हैं बीटा किरणें। दोस्तों, एक्स किरणें, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? रोएंटजन ने की थी। दोस्तों, एक्स किरणों को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है। और अल्फा किरण पॉजिटिव आवेश युक्त होती हैं। और गामा किरणें उदासीन प्रकृति की होती हैं, जिन पर न तो किसी प्रकार का ऋणावेश होता है, न ही मतलब धनावेश होता है। जिस सतह पर गामा किरणें गिरती हैं उस सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। दोस्तों, कहीं पर भी यदि गामा किरणें पर मतलब आपतित होती हैं तो उस स्थान से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन आरंभ हो जाता है। दोस्तों, गामा किरणों की भेदन क्षमता अल्फा व बीटा किरणों की अपेक्षा अधिक होती है। गामा किरणों की भेदन क्षमता अल्फा व बीटा किरणों की अपेक्षा अधिक होती है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्राय कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है? फसलों पर कीट जब आक्रमण करते हैं तो उनकी कौन सी अवस्था होती है जो अधिक हानि पहुंचाती है? अंडा, प्यूपा, कैटरपिलर, इमेगी। दोस्तों, इसका आंसर होगा सी, कैटरपिलर। कीटों की जो फसलों पर आक्रमण करने की कैटरपिलर अवस्था होती है वो सबसे अधिक हानि पहुंचाती है। जो अंडा अवस्था होती है ना, उस अवस्था में कीट जो फसल है उसके या पत्तों पर या फिर जमीन में अंडे देते हैं। जैसे एग्जांपल है तो हम टीडी का एग्जांपल है। टीडी जमीन में 1 से 2 इंच नीचे अंडे देती है, जो फसलों को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती है। दूसरी अवस्था होती है प्यूपा अवस्था। इस अवस्था को विश्राम की अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में कीट के चारों ओर एक अधिचर्म थैली बनी होती है, जिसे प्यूपेरियम थैली कहा जाता है। इसे कौन सी थैली कहा जाता है? प्यूपेरियम थैली बनी होती है, जिससे धीरे धीरे बाल निकलते हैं। और इसके आगे की अवस्था होती है कैटरपिलर अवस्था। इस अवस्था में कीटों का विकास प्रारंभ हो जाता है और कीट फसलों पर मतलब ज़्यादा आक्रमण करना प्रारंभ कर देते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? भोजन का अवकरण, भोजन का ऑक्सीकरण, भोजन का पाचन, भोजन का अवशोषण। दोस्तों, इसका आंसर होगा बी, भोजन का अवशोषण नहीं हो पाएगा। दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया सभी सजीव पादप व जंतु के कोशिका द्रव्य में एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। इन कोशिकांगों को माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, जिन्हें सूत्रकृमिका भी कहा जाता है। दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। दोस्तों, जीवित कोशिका में श्वसन की प्रारंभिक क्रिया ना वो तो कोशिका द्रव्य में होती है, लेकिन शेष क्रिया वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की शेष क्रिया होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिया के अंतिम चरण में माइटोकॉन्ड्रियम ऊर्जा मुक्त होती है। इसी कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का
श्वसनांग या कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। शरीर की आवश्यकता अनुसार जिस भाग में मतलब ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, और भोजन का ऑक्सीकरण जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया के और भी कार्य हैं। इससे पहला कार्य ये ऊर्जा को एटीपी के रूप में प्रदान करता है। एटीपी क्या होती है? एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है माइटोकॉन्ड्रिया। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये होती है एटीपी की फुल फॉर्म। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया दूसरा कार्य है शुक्राणु जनन के समय यह माइटोकॉन्ड्रियल वलय का निर्माण करता है। शुक्राणु जनन के समय माइटोकॉन्ड्रियल वलय का निर्माण करता है, और भोजन से संबंधित जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं उनका ऑक्सीकरण करता है माइटोकॉन्ड्रिया। और नेक्स्ट कार्य है अंड जनन के समय पित्तक पटलिकाओं का निर्माण भी माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा किया जाता है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, इथिलीन अणु की आकृति कैसी होती है? समतलीय, कोणीय, रैखिक, चतुष्फलकीय। इथिलीन अणु की आकृति कैसी होती है? इथिलीन अणु की आकृति होती है समतलीय। दोस्तों इथिलीन जिसे एथीन कहा जाता है, इसका आईयूपीएसी नाम एथीन होता है। एथिलीन को ही एथीन कहा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र होता है C2H4, और इसकी आकृति होती है C डबल बॉन्ड C हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। ये दोस्तों इसकी समतलीय आकृति होती है। दोस्तों ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पॉजिट्रॉन, इसकी खोज किसने की थी? रदरफोर्ड, थॉमसन, चैडविक, एंडरसन। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? दोस्तों इसका आंसर होगा डी, एंडरसन ने। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने की थी। अब रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी? प्रोटॉन की। थॉमसन ने किसकी खोज की थी? इलेक्ट्रॉन की। चैडविक ने किसकी खोज की थी? नाभिक की खोज की थी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है लेकिन नहीं, न्यूट्रॉनों की संख्या वही होती है लेकिन प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है। दूसरा ऑप्शन है प्रोटॉनों की संख्या तो वही होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या वही होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या भिन्न होती है। दोस्तों इसका आंसर होगा बी। आइसोटोप्स होते हैं उनमें प्रोटॉनों की संख्या तो सेम होती है लेकिन न्यूट्रॉन है ना उनकी संख्या अलग अलग होती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनासोर थे सीनोजोइक सरीसृप, मेसोजोइक पक्षी, पिलियोजोइक एम्फीबिया, मेसोजोइक सरीसृप। दोस्तों इसका आंसर होगा डी, मेसोजोइक सरीसृप। डायनासोर को मेसोजोइक सरीसृप की श्रेणी में रखा जाता है। दोस्तों मेसोजोइक सरीसृप श्रेणी कौन सी होती है? इस श्रेणी में वो जीव आते हैं जो हवा में श्वसन करते हैं और जिनकी जो बाहरी आवरण है वो सल्क का बना होता है, रीढ़ युक्त सल्क का बना होता है। जो रेंगने वाले जीव होते हैं वो उनको मेसोजोइक सरीसृप के रूप में इस श्रेणी में रखा जाता है, जैसे छिपकली, घड़ियाल, मगरमच्छ और सांप, ये मेसोजोइक सरीसृप की श्रेणी में आते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में श्वसन दर होती है, मनुष्य की श्वसन दर क्या होती है? 36 बार प्रति मिनट, 10 से 12 बार प्रति मिनट, 72 बार प्रति मिनट, 17 से 19 बार प्रति मिनट। दोस्तों इसका आंसर होगा डी, 17 से 19 बार प्रति मिनट। मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है? 17 से 19 बार। स्वस्थ मनुष्य 17 से 19 बार 1 मिनट में सांस लेता है। दोस्तों मनुष्य की धड़कन कितनी होती है? 72 बार प्रति मिनट धड़कती है। स्वस्थ मनुष्य की धड़कन 72 बार प्रति मिनट धड़कती है। दोस्तों मनुष्य का रक्तचाप, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120/80, ये स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला था? डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में